अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ जियो पॉलिटिक्स विद अनीला शहजाद। एक नई खबर सामने आई है यूक्रेन और रशिया के वॉर के सिलसिले में। बड़ी सनसनी अंगेज़ है बिकॉज़ नॉर्थ कोरिया के बारे में आपको पता है कि नॉर्थ कोरिया, मैं आपको पहले गूगल अर्थ से दिखा देती हूँ कि नॉर्थ कोरिया चाइना से जुड़ा हुआ एक मुल्क है और इसी का नेबर जो साउथ कोरिया है, यानी ये दो ऐसे ममालिक जो एक ज़माने में एक ही मुल्क हुआ करते थे। और जब वर्ल्ड वॉर टू ख़त्म हो रही थी उस वक्त जो जीतने वाली कौमें हैं, जिनमें उस वक्त सोवियत यूनियन और उस वक्त यूएसए और ब्रिटेन, ये तीन जो मुल्कों के जो लीडर्स थे, उन्होंने ये डिसाइड किया आपस में बैठ के कि हम क्यों ना नॉर्थ कोरिया के जो है ना दो टुकड़े कर लें और आधे आधे के ऊपर हम उस आपस में हम बांट लें। और ये चीज़ जब उन्होंने डिसाइड की, ये चीज़ें तो बाद में हिस्ट्री ओपन होती है ना, उस वक्त तो ये टॉप सीक्रेट्स होते हैं और छुप करके ये मीटिंग्स की जाती हैं। लेकिन यही हुआ कि चाइना और रशिया की जो फोर्सेस हैं, उन्होंने नॉर्थ कोरिया के ऊपर एक तरह से उनकी हेल्प करनी शुरू कर दी और उनको अपने साथ मिला लिया। और साउथ कोरिया की तरफ जो है ना यूएस की फोर्सेस ने आकर लैंड कर लिया और उन्होंने इस इलाके पे कब्जा कर लिया। और जब ये दोनों मुल्कों को इंडिपेंडेंस मिली तो उस वक्त ये दो अलग अलग मुल्क थे, हालांकि ये दोनों एक ही मुल्क थे, एक ही फैमिलीज, एक ही कल्चर, एक ही लैंग्वेज, एक ही फैमिलीज के एक ही बरादरी के लोग, जो कि इस बॉर्डर की लाइन की लगने की वजह से अलग अलग होकर दो कौमों में बट गए। और जब एक किसी भी आप मुल्क को अगर दो टुकड़े करते हो ना, तो आप ये समझ लो कि वो इटर्नली ये काम हो गया। क्यों? क्योंकि जब दो हिस्से हो जाएंगे, दोनों हिस्सों में अलग अलग पॉलिटिकल सिस्टम राइज हो जाएगा, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज को पावर मिल जाएगा, तो वो जो पावर की जो लस्ट है ना, वो इतनी स्ट्रांग होती है कि वो कभी भी उसको दोबारा से जोड़कर और पावर को शेयर करके और मतलब एक पार्टी बना करके उसको वापस इकट्ठे करने में तैयार नहीं होते। सो यही हुआ कि साउथ कोरिया क्योंकि यूएस के अंडर था और वेस्टर्न एलाइज जितने भी उनके साथ जुड़ा हुआ था, तो उसकी सारी पॉलिटिकल मैपिंग, उसकी सारी अलायंसेस, उसकी सारी इकोनॉमी जो है वो बिल्कुल वेस्ट के साथ जाके जुड़ गई। और नॉर्थ कोरिया क्योंकि सोवियत यूनियन के साथ अलाइड था और ज़ाहिर उस वक्त सोवियत यूनियन और चाइना को एक ही समझा जा रहा था, क्योंकि दोनों के अंदर कम्युनिज्म था, दोनों के अंदर एक ही किस्म की थॉट प्रोसेस और पॉलिटिकल प्रोसेसेस चल रहे थे। तो नॉर्थ कोरिया के सारे इकोनॉमिक टाइज समझ लें, उसके सारी मिलिट्री स्ट्रेटेजिक टाइज, हर तरह के जो टाइज हैं वो चाइना और सोवियत यूनियन के साथ आहिस्ता आहिस्ता जुड़ना शुरू हो गए। और इसकी वजह से ये हुआ कि ये दोनों मुल्क जो है ना वो दोबारा से इनका एक होना जो है ना वो एक बहुत ही इम्पॉसिबल सा वेंचर बन गया और बिल्कुल इस बात की उम्मीद नहीं की जाती। और उसके अलावा आपको पता है कि नॉर्थ कोरिया को पूरे वेस्टर्न मीडिया के अंदर एज अ विलन प्रोटेक्ट किया जाता है और उनके प्रेसिडेंट किम को एक लाइक हार्बर ऑफ टेररिज्म और बहुत ही रोग किस्म का और बहुत ही यानी एक एक्सट्रीमिस्ट किस्म का और फंडामेंटल किस्म का पिक्चर उसकी पोर्ट्रे की जाती है। सो अब क्या है कि नॉर्थ कोरिया, जाहिर है जब आपका पूरा वेस्टर्न जो एक पूरा सिस्टम है, जो वर्ल्ड ऑर्डर चल रहा है, जिसमें वेस्ट और उसके जो एलाइज हैं वो डोमिनेट रहे हैं हमेशा, और उन्होंने हमेशा नॉर्थ कोरिया को एक तरह से विलेनाइज किया और उसको एक एक्सेस ऑफ ईवल का हिस्सा गर्दानते हैं वो। तो उस वजह से नॉर्थ कोरिया को भी ज़ाहिर अपने डिफेंस के लिए सोचना है और वो हमेशा इस बात के लिए तैयार रहते हैं कि कोई भी जंग अगर इरप्ट होती है तो सबसे पहले टारगेट और सबसे पहले जो हिसाब किताब है वो नॉर्थ कोरिया के साथ क्लियर किया जाएगा। तो इस वजह से वो भी अपने डिफेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर देता है, वो भी अपनी अलायंसेस को मजबूत से मजबूत तक करने की कोशिश करता है। और ज़ाहिर चाइना और रशिया के साथ उसकी अलायंस जो है वो अंडर द टेबल रही है बिकॉज ऑफ द रीज़न कि इससे पहले जब रशिया चाह रहा था कि वो वेस्ट के साथ लाइक उसके दोस्ती रहे, उसके ट्रेड रहे, उसके लोगों के साथ पार्टनरशिप्स रहे, और चाइना क्योंकि यूएस के साथ सबसे बड़ा दुनिया का ट्रेड पार्टनर था। जब से ट्रम्प ने ट्रेड वॉर शुरू की उससे पहले चाइना और यूएस की ट्रेड सबसे बिगेस्ट थी आपस की दुनिया में। चाइना भी नहीं चाहता था कि वो यूएस के बैड बुक्स में आए, क्योंकि बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है चाइना ने यूएस की ट्रेजरीज के भी खरीद रखे थे, तो वो भी उसकी सारी दौलत, उसकी सारा जो मनी थी वो यूएस के बैंकों के अंदर पड़ी हुई थी। तो इसलिए वो किसी बैड बुक्स में आने के लिए तैयार नहीं था। तो इसलिए वो नॉर्थ कोरिया के साथ जो भी उनकी दोस्ती थी उसको अंडर द टेबल रखते थे, छुपा के रखते थे। मगर अब जबकि ये ट्रेड वॉर भी आ गई, फिर यूक्रेन की वॉर, फिर उसके बाद गजा इसराइल वॉर, और ये सारा वॉर का फीवर जो है, और फिर यूएस की मीडिया में हर आए दिन ये बात सामने आना कि चाइना जो है वो ताइवान के ऊपर कब्जा करने वाला है। ताइवान ये उसका एक टूटा हुआ प्रोविंस है
चाइना का ही, जो अलग मुल्क बन चुका है। जब से चाइना एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना है तब से ताइवान अलग होके एक अलग कंट्री बन चुका है, और ताइवान के अंदर भी यूएस की जो है वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, उनकी पूरी एक स्ट्रेटेजिक इनके साथ अलायंस है। और आप सोच लें कि मैं आपको पहले भी बताती रही हूँ कि यूएस की जो चाइना के साथ दुश्मनी है उसके लिए क्या क्या इंतजाम उसने पहले ही कर रखे कि जापान के अंदर बेशुमार यूएस के मिलिट्री बेसेस हैं, नेवल बेसेस हैं। साउथ कोरिया के साथ उनकी एक स्ट्रेटेजिक अलायंस है और यहाँ पर भी उनकी मिलिट्री मौजूद है। और फिर ताइवान के अंदर कोई मिलिट्री तो नहीं है यूएस की, लेकिन उनके साथ पूरी मुकम्मल स्ट्रेटेजिक अलायंस है। और फिर ये फिलीपीन के जो आइलैंड्स है यहाँ पर भी अब वो नए नए बेसेस बनाने की उनकी बातें आपस में हो चुकी हैं। तो ज़ाहिर नॉर्थ कोरिया भी फील करता है और चाइना भी फील करता है कि हमारे ऊपर जंग जो है वो मुस्तलद की जाएगी और जल्द की जाएगी, तो हमें भी इसके लिए भरपूर तैयारी करनी, जिसकी वजह से नॉर्थ कोरिया के अंदर अगर इकोनॉमिक प्रोग्रेस जो है वो बेशक कम हो, डेवलपमेंट इकोनॉमिक जो है वो बेशक कम हो, लेकिन स्ट्रेटेजिकली उसने अपने आप को बहुत ही स्ट्रेंथन किया है और मजीद करता चला जा रहा है। और अब जो ये न्यूज़ आ रही है कि जी ज़ेलेंस्की ने ये बात कही है कि नॉर्थ कोरिया जो है वो अपने सिटीजन्स को रशियन मिलिट्री की हेल्प के लिए भेज रहा है, और यूक्रेन के खिलाफ जो जंग हो रही है उसमें रशिया के जो मिलिट्री हैं या रशिया के जो बूट्स ऑन ग्राउंड यूक्रेन के कुछ ईस्टर्न सूबों में, वहाँ पर नॉर्थ कोरिया के जो सिटीजन्स हैं वो वहाँ पर आ करके उनकी हेल्प करें। तो ये एक बहुत बड़ी बात है इस लिहाज से कि क्या नॉर्थ कोरिया इतना बड़ा, इतना स्ट्रॉन्ग कंट्री बन गया है कि वो एक मेजर वॉर जो कि दो सुपर पावर्स के बीच में इस वक्त हो रही है, एक तरफ रशिया एक तरफ पूरा यूएस और पूरा यूरोपियन यूनियन खड़ा है, तो उनकी मदद के लिए क्या नॉर्थ कोरिया ने अपने लोगों को वहां पर भेज दिया। एक और जगह से, ये तो सीएनएन था और गार्डियन से देखते हैं गार्डियन क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नॉर्थ कोरियन डिप्लॉयड अलोंग साइड रशियन ट्रूप्स इन यूक्रेन। उन्होंने ये बोला कि नॉर्थ कोरिया के मिलिट्री इंजीनियर्स वो डिप्लॉय हो गए रशिया के साथ यूक्रेन के अंदर बैलिस्टिक मिसाइल्स को ऑपरेट करने के लिए, और जो फाइटर्स ऑक्यूपाइड एरियाज के अंदर तैनात है उनके साथ वो चल रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं मुख्तलिफ तरीकों से। और उनमें से कुछ नॉर्थ कोरियन को मतलब कत्ल भी हो चुके हैं, किल भी हो चुके हैं, बिकॉज ज़ाहिर क्लोज फाइटिंग जहाँ पे हो रही होती है तो जब रशियन फौजियों पर अटैक तो उनके साथ दूसरे ममालिक के जो उनके एलाइज के लोग खड़े हैं उनकी हेल्प करें, उनकी भी हलाकतों का चांस होगा। तो डेफिनेटली यहाँ पर उन्हें कोई लाशें मिली हैं जो कि नॉर्थ कोरियन लोगों की लाशें उनको मिली होंगी, जिसकी वजह से, जिसकी बुनियाद पे उन्होंने ये कहा होगा कि नॉर्थ कोरिया के लोग जो हैं इस वक्त आ करके ग्राउंड पर रशिया की हेल्प करें यूक्रेन वॉर के अंदर। देयर आर डजन्स ऑफ नॉर्थ कोरियंस बिहाइंड रशियन लाइंस इन टीम्स that support launcher systems for KN-23 missiles, a source in Ukraine told Guardian को रिपोर्ट मिली है। किंग जोंग अन जो नॉर्थ कोरिया के लीडर हैं, उन्होंने लास्ट ईयर रशिया का दौरा भी किया था, और आपको पता है कि इससे पहले ये जो भी डिप्लोमेसी इनकी होती थी नॉर्थ कोरिया, चाइना और रशिया के बीच में, वो अंडर द टेबल छुप करके होती थी। लेकिन अब किम का जो दौरा है रशिया का जो लास्ट ईयर हुआ है, उससे ये मालूम हो रहा है कि अब वो खुल करके एक दूसरे की पार्टनरशिप को इंडोर्स भी करेंगे और एक दूसरे की खुल करके हेल्प भी करेंगे, और एक दूसरे की जो अलायंसेस हैं उनको ओन भी करेंगे इंटरनेशनल मीडिया के अंदर। सो ये चीज़ें हो रही हैं। और ये फर्स्ट पोस्ट जो है इंडियन आउटलेट है, इसने ये कहा है कि आर नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स फाइटिंग फॉर रशिया इन यूक्रेन, मॉस्को सेज नो, टर्म्स इट फेक न्यूज़। मॉस्को ने फौरी तौर पे कह दिया कि ये तो गलत है, झूठी न्यूज़ है, फेक न्यूज़ है जो कि आप खुद बना रहे हो, ऐसे कुछ भी नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है आपके पास। क्योंकि रशिया नहीं चाहता कि अब इंटरनेशनल मीडिया में और सोशल मीडिया में एक बहुत बड़ा एक और नया सोशल कैंपेन जो है मॉस्को के खिलाफ शुरू हो जाए, नॉर्थ कोरिया के खिलाफ शुरू हो जाए। सो उन्होंने तो इस चीज़ को डिनाई कर दिया। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि नॉर्थ कोरिया जो है वाकई उस एक्सेस का एक बहुत मजबूत और कलीदी पार्ट है, जिसको ये वेस्टर्न लोग जो है ना एक्सेस ऑफ ईवल कहते हैं, जिसमें ईरान भी शामिल है, मॉस्को भी शामिल है, जिसमें चाइना शामिल है, जिसमें नॉर्थ कोरिया शामिल है, या उनके जो दीगर बहुत ही करीबी एलाइज है, वो जो है इस पूरे एक्सेस को वो एक्सेस ऑफ ईवल गर्दानते हैं। और मैं आपको ये बताऊं कि ये 2017 की बहुत पुरानी न्यूज़ है, लेकिन तब की ये बात है कि हाई लेवल कॉन्टेक्ट बिटवीन नॉर्थ कोरिया एंड ईरान ही हिंट अ डीपर मिलिट्री कॉपरेशन, यानी कि ये सिलसिला आज से शुरू नहीं हुआ, ये सिलसिला गजा इजराइल वॉर के बाद से
شروع نہیں ہوا, یہ سلسلہ یوکرین وار کے بعد سے شروع نہیں ہوا, بلکہ کیونکہ یو ایس اور جو نیٹو ہے وہ ہمیشہ ان ممالک کو اپنا دشمن قرار دیتی رہی ہے, اور کوڈ کی جو ایک آرگنائزیشن ہے وہ بھی کھلے عام چائنا کو اپنا دشمن قرار دیتی رہی ہے. سو لہٰذا یہ سب لوگ جو ہیں انہوں نے اپنے بیچ میں جو ایک ایکسس ہے یا اپنا الائنسز ہیں یا اپنی کوآپریشنز ہیں ان کو کئی سالوں سے, یعنی آپ سمجھ لیں کہ 10 سال کے سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا کہ یہ اس طرح کی تیاری کر رہے ہیں کہ اب ہم پہ اٹیک ہونا ہے, اب ایک ورلڈ وار شروع ہونی ہے, اور اب ہم نے کس طرح سے اپنی ڈیپ ملٹری کوآپریشن اور الائنس کو جو ہے نا وہ سامنے لے کر کے آنا ہے. سو یہ چیز چل رہی ہے. بہرحال میں اس کو تھوڑا سا کمپیئر کر رہی ہوں کہ اگر رشیا کی ہیلپ کے لیے نارتھ کوریا کا کوئی آدمی آتا ہے, یا چائنا سے کوئی فورس آتی ہے, یا چائنا ان کو کوئی ویپن دیتا ہے, یا ایران ان کو ویپنز دے رہا ہے, تو پھر یہ کیوں اتنی معیوب بات سمجھی جاتی ہے, جبکہ یہ آپ کو میں یو ایس سیکورٹی کوآپریشن ود یوکرین کی, یعنی یو ایس کی جو بیورو آف پولیٹیکل ملٹری افیئرز, یعنی گورنمنٹ, یو ایس گورنمنٹ کا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا یہ جو ادارہ ہے, اس نے یہ رپورٹ شائع کی اسی سال سپٹمبر میں, یعنی لاسٹ منتھ, اور انہوں نے اس رپورٹ میں یہ بتایا کہ $61 بلین کی ملٹری اسسٹنس اپروو ہو چکی ہے, اور اس میں سے بہت بڑی حد جو ہے وہ پرووائڈ کر بھی دی گئی ہے یوکرین کو, زیلنسکی کو, اس وار میں رشیا کو ہرانے کے لیے. اور اسی رپورٹ میں آپ دیکھیں کہ ایک طویل لسٹ آپ کو دکھائی دے گی کہ ایئر ڈیفنس کے لیے انہوں نے پیٹریوٹک ایئر ڈیفنس بیٹریز, میونیشنز, اور پھر سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹمز, پھر ہاک ایئر ڈیفنس سسٹمز, یعنی اسٹنگرز, اینٹی ایئر کرافٹ میزائلز, یعنی بے شمار ویمپائر کاؤنٹر ان آرمڈ یہ ایریل سسٹم, ڈرونز جس کو کہتے ہیں, پھر یہ گائیڈڈ لیزر گائیڈڈ راکٹ سسٹمز, اینٹی ایئر کرافٹ گنز, ایئر ڈیفنس سسٹم, بے شمار 21 ایئر سرویلنس ریڈارز, اور پھر فائرنگ کے لیے ہائی موبلٹی آرٹلری راکٹ سسٹم, گراؤنڈ لانچڈ اسمال ڈائمیٹر بام لانچرز, پھر اس کے بعد یہ ہوڈسرز اور پریسیشن گائیڈڈ آرٹلری راؤنڈز, اور مطلب بے شماری لسٹ اتنی لمبی اور طویل ہے, اور ہر ایک جو میونیشن ہے اس کی کتنی کوانٹٹی ہے جو انہوں نے لکھی ہوئی ہے کہ یہ کتنے راؤنڈز اور کتنے 10,000 40,000 40 ہائی آرٹلری ہیمارس ایمونیشنز سسٹمز, اور یہ سب کچھ, اور گراؤنڈ مینیور کے لیے ٹینکس اور ایبراہم ٹینکس اور انفینٹری فائٹنگ وہیکلز, اور مطلب بے شمار ایڈ جو ہے, اور ایئر کرافٹ کے دیکھ لیں آپ, ہیلی کاپٹرز ان کو دے دیے, اور یہ جو ڈرونز ہیں ان مینڈ ایریل سسٹم ڈرونز یہ دے دیے, اور یو اے ایس, اور مطلب یہ کیا کیا چیزیں, یہ جو کچھ بھی یعنی ریڈارز سسٹمز, اور ہائی اسپیڈ اینٹی ریڈیشن میزائلز, اور ایریل مونیشنز, اور ایئر کرافٹ راکٹس, اور واٹ اینڈ واٹ ناٹ, اور اینٹی آرمر اسمال آرمس, یہ بھی بے شمار. یہ دیکھیں راؤنڈز ہی کتنے انہوں نے, مطلب کروڑوں کے حساب سے انہوں نے گرینیڈز اور ایمونیشن کے راؤنڈ, اسمال آرمس کے راؤنڈ بھیج دیے. میری ٹائم کے سلسلے میں بھی انہوں نے ہارپون کوسٹل ڈیفنس سسٹم اور ان آرمڈ سرفیس ویسلز, لائک, اور یہ لسٹ چلتی چلی جا رہی ہے. سو اب آپ دیکھیں کہ اگر یو ایس کے لیے جائز ہے, اور اس کے جو ایلائز ہیں جن میں برٹن, جن میں فرانس, جن میں یورپ کے اور دیگر ممالک, ان کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ اپنے آدمی بھی بھیجیں, کہ وہ اپنے ہر طرح کا فوجی سامان اسلحہ بھیجیں, اور کھلے عام دھڑلے سے کہیں کہ جی ہم تو بہت نیکی کا کام کر رہے ہیں. اور جب رشیا کی ہیلپ کے لیے کوئی بھی اپنی انگلی بھی ہلا لے تو اس کو کہا جائے کہ یہ تم تو بہت برا کام کر رہے ہو. سو یہ چیز ہے ان کی ویسٹ کی. اور یہ پولیٹیکو نے ایک نیوز نکالی تھی کچھ مہینے پہلے, انہوں نے کہا تھا یو ایس ویز سینڈنگ ایڈیشنل ملٹری ایڈوائزرز ٹو یوکرین ایز رشیا گینز مومنٹم, یعنی ایڈیشنل, یعنی کہ اس سے پہلے بھی یو ایس کے ملٹری ایڈوائزرز, وہی جیسے انجینئرز ہوتے ہیں یا جیسے کمانڈرز ہوتے ہیں جو کہ پلاننگ کر کے دیتے ہیں, بلو پرنٹس بنا کے دیتے ہیں, تو وہ ملٹری ایڈوائزرز پہلے سے بھی وہاں موجود تھے یوکرین کے اندر, اس کی سوائل پر, اور اب یو ایس سوچ رہا ہے کہ ہم ایڈیشنل ملٹری ایڈوائزرز بھیجیں. تو اگر آپ کے ایڈوائزرز یوکرین کی سوائل میں آ کر بیٹھ سکتے ہیں تو پھر ماسکو کے ایڈوائزرز کیوں نہیں وہاں پر آ کر بیٹھ سکتے. سو یہ بات, یہ ڈبل سٹینڈرڈ ہے جو کہ وہ کرتے ہیں, اور وہ کرتے اس بہاف میں, اور وہ کرتے اس بحث پہ ہیں کہ جی ہم حق کی سائڈ پہ ہیں, ہم رائٹ ہوڈ پہ ہیں, اور وہ لوگ فالسہڈ پہ ہیں, اور وہ لوگ یعنی ایک انجسٹ وار لڑے. تو یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا کہ جسٹ وار کون لڑا ہے اور انجسٹ وار کون لڑا ہے؟ دونوں پارٹیز اپنی اپنی لاجک تو پیش کریں گے. یو ایس کہے گا کہ جی میں اس وجہ سے جسٹ ہوں, اور رشیا کہے گا کہ میں اس وجہ سے جسٹ ہوں. تو یہ تو فیصلہ کرنا ہوتا ہے نا یو این نے کہ بھئی ہم بیٹھ کر ووٹ کریں, اور ہم بیٹھ کر مل کر بات کریں, اور ہم ڈیسائیڈ کریں کہ جسٹ وار کون لڑا ہے. لیکن جب یو این کو کہنا پڑتا ہے نا کہ یو ایس ایک انجسٹ
जस्ट वॉर लड़ा है, तो फिर यूएस और जिस तरह इसराइल ने कहा ना कि एंटोनियो गुटेरेस जो है वो पर्सोना नॉन ग्रेटा है और उसको एंटर ही नहीं होना चाहिए इसराइल में, सो इस तरह की बातें फिर यूएस भी अटैक शुरू कर देता है यूएन के ऊपर। सो यूएस जो यूएन है वो इस पोजीशन में ही नहीं होता कि वो यूएस या यूरोप या उनके जो एलाइज है उनके खिलाफ कोई बात करे, लिहाजा कोई भी एक ऐसा सिस्टम नहीं है इंटरनेशनल जिसमें एक जस्ट तरीके से बैठ करके और एक कंसेंसस के साथ डिसाइड किया जा सके कि कौन सी पार्टी जस्ट वॉर लड़ रही है और कौन सी पार्टी अनजस्ट वॉर लड़ रही है। और ये मैं आपके साथ एक और न्यूज़ शेयर कर रही हूँ कि कॉन्वर्सेशन ने पब्लिश किया था मार्च इसी साल। उन्होंने बोला ब्रिटिश ट्रूप्स ऑपरेटिंग ऑन ग्राउंड इन यूक्रेन व्हाट इंटरनेशनल लॉ सेज, यानी ये बात कि क्या इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक या अलाउ है कि ब्रिटिश के लोग या और गैर मुल्की लोग ट्रूप्स फौजी लड़ने वाले एडवाइजर्स नहीं बल्कि प्रॉपर ट्रूप्स जो कि लड़ेंगी वो ब्रिटेन की जो है ऑपरेट कर रही हैं यूक्रेन के अंदर। तो अगर ब्रिटेन की ट्रूप्स अंदर आ गई हैं, अगर यूएस की ट्रूप्स अंदर आ गई हैं, तो फिर पीछे क्या रह गया? क्योंकि मॉस्को ने और पुतिन ने 12 ये बात कही है कि जब भी हमें मालूम होगा कि जो यूक्रेन के जो कोई भी फ्रेंड है वो उसको जंगी सामान दे रहा है, असला दे रहा है या उसकी ट्रूप्स यहाँ पे ग्राउंड में आकर के खड़े हुए, तो फिर हम कहेंगे कि हमारे ऊपर जायज़ हो गया है कि हम उस मुल्क को डायरेक्टली फिर हिट करें, उसके ऊपर हम जंग करेंगे। सो ये सब कुछ तो अब जायज़ हो चुका है रशिया के लिए कि वो अब ब्रिटेन पे भी हमला करे, यूएस पे भी हमला करे और दीगर जो एलाइज हैं ज़ेलेंस्की के उन सब पे वो हमला करे। गॉड फॉरबिड ऐसी कोई बात होती है कि वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाती है या कोई बड़ी वॉर शुरू हो जाती है, तो फिर ऐसा होगा। और इसीलिए यूरोप के जो जितने भी कंट्रीज़ हैं उनके जो आर्मी चीफ्स हैं उन्होंने कुछ महीने पहले ये इकट्ठे ये बातें कही हैं कि अब हमारे मुल्कों को एक बहुत बड़ी वॉर के लिए तैयार होना है। सो ये चीज़ें चल रही हैं। गार्डियन की एक और मैं आपको न्यूज़ दिखा देती हूँ इसी सिलसिले में, 7 महीने पुरानी, कि ब्रिटिश सोल्जर्स ऑन ग्राउंड इन यूक्रेन सेज जर्मनी मिलिट्री लीक, यानी जर्मन आउटलेट ने ये बताया कि भाई यूक्रेन के अंदर ब्रिटिश सोल्जर्स जो हैं मौजूद हैं और ये इनके शाना बशाना ज़ेलेंस्की की फौजियों के साथ मिल करके ये जंग करें। सो दिस इज़ व्हाट्स हैपनिंग। बहुत डेंजरस प्रेसिडेंस कायम हो रहा है, बहुत डेंजरस सिचुएशन बन रही है। और ये जो प्रॉक्सी वॉर है यूक्रेन के अंदर, ये एक बहुत बड़ी प्रॉक्सी वॉर बन गई है क्योंकि इसके अंदर दुनिया के बड़े बड़े पावर्स जो हैं उनकी जो है ना इन्वॉल्वमेंट हो गई है और ये अगर एक्सप्लोड हो गई तो ये इसका बहुत बड़ी जो है ना इफेक्ट होने वाला है इंसानियत के ऊपर।